गुड आफ्टरनून। यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों। सेल डिवीजन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि कौन सी सिचुएशन है जो सेल डिवीजन को फोर्स करती है, जिसमें हम लोगों ने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो की बात किया था कि जब ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब होता है तो सेल हमारी डिवीजन के लिए मजबूर हो जाती है। उसमें हमने यह भी उदाहरण देकर समझाया था कि जो केंद्रक नाना है उनके दो ही बेटे यानी हम दो मामा हैं आपके, तो वहाँ पे जब परिवार बड़ा होता है तो बंटवारा की स्थिति आती है। तो उसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि हमारी जो सेल डिवाइड होती है वो उसका सेल का साइकिल क्या है, किन प्रोसेस से होकर के गुजरती है, कौन सी ऐसी हमारी सेल है जो कॉन्टिन्यूसली जो है डिवाइड होती रहती हैं, कौन सी ऐसी सेल है जो हमारी कॉन्टिन्यू डिवाइड नहीं करती हैं, कभी आवश्यकता होती है तो डिवाइड करती हैं, कुछ सेल ऐसी हैं जो बिल्कुल डिवाइड नहीं करती हैं। इसको हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि वो कैंसर सेल क्यों कॉन्टिन्यू डिवाइड करती रहती हैं। इन सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग आज इस लेक्चर में बात करेंगे। हम उन चेक पॉइंट्स की भी बात करेंगे जो सेल डिवीजन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। इन सारे टॉपिक की तरफ हम लोग आज बात करेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। लेक्चर के अंत तक बने रहिए इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को लेकर के आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल डिवीजन की बात। हमने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात किया था और इसमें देखा था कि सेल हमारी किस तरह से डिवाइड होती हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सेल हैं जो कॉन्टिन्यू डिवाइड की एबिलिटी रखती हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो है ये हमने मेश साप से बनाया है सीक्वेंस। मेश साप, इससे आप आसानी से याद कर पाओगे। मेश साप, तो ये यम से जो है हमारा मेश हो जाएगा मालपीघियन। मालपीघियन मालपीघियन टिश्यू। ये जो मालपीघियन सेल होती हैं ये कॉन्टिन्यू डिवाइडेशन की क्षमता रखती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारे स्किन में पाई जाती हैं। तो इससे आप याद कर लीजिएगा, मालपीघियन सेल जो है हमारे स्किन में पाई जाती हैं जो कॉन्टिन्यू डिवाइड करने की क्षमता रखती हैं। इसी तरह से एपिथेलियम, इंडो एपिथेलियल जो सेल होती हैं, थीलियल सेल, एपिथेलियल सेल में भी यह क्षमता होती है जो कॉन्टिन्यू डिवाइड करती हैं, जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो पाई जाती है सेल। इसी तरह से स्टेम सेल हमने बोन मैरो के बारे में बताया था। ये बोन मैरो में पाई जाती है हमारी। इनके अंदर ऐसी क्षमता होती है जो ब्लड के कई कंपोनेंट को बनाती हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से स्टेम सेल से ही एरिथ्रोसाइट का निर्माण होना या ल्यूकोसाइट का निर्माण होना या लिम्फोसाइट में बनना, मेगा कैरियोसाइट के थ्रू बनना, ये सारी चीज़ें जो है इसी के माध्यम से बनती हैं। तो ये हमारी सेल है, यानी स्टेम सेल, यानी ब्लड की जो सेल्स होती हैं, जिसमें चाहे वो एरिथ्रोसाइट हो या ल्यूकोसाइट हो या थ्रोम्बोसाइट हो, उस सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो ये सारी सेल जो है इससे बनती हैं। इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये कॉन्टिन्यू डिवाइड करती रहती हैं। अब हम लोग दूसरी तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सी ऐसी सेल है जो कॉन्टिन्यू डिवाइड नहीं करती हैं, सुसुप्तावस्था में एक तरह से पड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे ही ज़रूरत पड़ती है तो वो सेल को डिवीज़न के लिए लेके चली जाती हैं। जैसे देखिए, लिम्फोसाइट हमारी सेल है। लिम्फोसाइट्स, ये आप जानते हैं, लिम्फोसाइट जो है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये हमारी सेल ऐसी होती हैं, इस सुसुप्तावस्था में है लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो ये डिवाइड करने की क्षमता रखती हैं। इसी तरह से हमारी जो लीवर सेल है, लीवर सेल के अंदर भी यह क्षमता होती है कि ये डिवाइड कर सकती हैं। इसी तरह से जो अनस्ट्राइक्टेड मसल सेल हैं, अनस्ट्राइक्टेड जो मसल सेल्स हैं, इसके अंदर भी क्षमता होती है कि ये जरूरत पड़ने पे डिवाइड कर जाती हैं। तो ये हमने जाना। तीसरी बात की तरफ हम चलते हैं
जो कुछ ऐसी सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं जिनके अंदर यह क्षमता नहीं होती है कि वो डिवाइड करें, इसीलिए इन पे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे हमारे आप सुने होंगे कि सर में चोट लग जाता है तो वो ठीक नहीं होता है, तो जो न्यूरॉन्स हैं ये सेल जो है अपने डिवाइडेशन क्षमता को खो देती हैं। ये एक बार जो बन गई सो बन गई, फिर ये बार बार डिवाइड नहीं करती हैं। इसी तरह से न्यूरॉन सेल के अलावा जो नर्व सेल होती हैं वो डिवाइड करने की क्षमता नहीं रखती हैं। फिर आप देखोगे कि इसी तरह से हमारी जो आरबीसी अगर मैच्योर आरबीसी है तो उसके अंदर भी ये पावर नहीं होती है कि वो फिर डिवाइड करे। और स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड, ये अनस्ट्राइटेड मसल की बात मैंने किया, उसके अंदर वो डिवाइड कर सकती है। स्ट्राइटेड मसल, इसके अंदर भी यह क्षमता होती है नहीं, ये क्षमता नहीं है कि ये डिवाइड कर सकें। इसीलिए हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि सिर को चोट से बचाए रखा जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कई बार इंसान चोटग्रस्त हो जाता है, पूरी बॉडी सही रहती है लेकिन सिर में चोट लग जाने से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारी सेल, क्योंकि उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बार बार डिवीज़न की तरफ लेकर के जाए। अब हम लोग आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ जो चलेंगे, तो हम लोग बात करेंगे कि हमारी सेल में डिवीज़न कितने तरह से संभव है। तो देखें, सेल में हमारा डिवीज़न जो है आप पढ़े हो, एमाइटोटिक होगा, या हम फ्री सेल डिवीज़न भी कह सकते हैं, जिसको फ्री सेल डिवीज़न होगा, एमाइटोटिक होगा, फ्री सेल डिवीज़न, एमाइटोटिक, माइटोटिक एंड मियोसिस। ये चार ऐसे चरण हैं जिसके माध्यम से सेल डिवाइड करती है। और मैंने पिछले लेक्चर में बात किया है कि सेल डिवीजन इज द फिजिकल बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी सेल का जो बंटवारा है वो जीवन के निरंतरता का भौतिक आधार है। अगर सेल का डिवाइडेशन न चलता रहे तो फिर जीवन की कंटिन्यूटी भी समाप्त होगी। तो ये बातें मैंने की कि इसमें हम ये चार तरह से हमारी सेल डिवाइड करती हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलेंगे, सेल साइकिल। देखेंगे कि हमारी सेल की साइकिल क्या है, ये सेल हमारी किस तरह से डिवाइड करने की क्षमता रखती है और इसके चेक पॉइंट क्या है। क्या ऐसे ही सारी सेल डिवाइडेशन की तरफ चलती चली जाएगी या कैसे डिवाइडेशन होगा? तो आइए हम सबसे महत्वपूर्ण, जो हमने पहले लेक्चर में बात किया था कि वैज्ञानिकों के नाम याद कराए थे, और हमने लास्ट में आपको पेले का बात कराया था, उसमें हार्वर्ड। देखिए, सेल साइकिल की हम लोग बात करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सेल साइकिल है क्या, आइए देखते हैं। सेल साइकिल, सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र। आप जानते हो कि कोशिका हमारी यूनिट डायरेक्शनल है। कोशिका चक्र में होता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, कोशिका चक्र का ये किसने सिद्धांत दिया, आप याद कर लीजिएगा कि ये भी पूछा जाता है। हार्वर्ड एंड पेले नाम के साइंटिस्ट ने 1953 में सेल साइकिल का सिद्धांत दिया, यानी हमारी कोशिका किस तरह से बढ़ती है, किन फेजेस में बढ़ती है, किस तरह की तैयारी होती है, यह हार्वर्ड एंड पेले का सिद्धांत है। आइए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा और किस तरह से हमारा ये सेल डिवाइड करती है। इन्होंने ये बताया कि जैसे ह्यूमन बींग्स को हम ले लें, जैसे हम मान लीजिए मनुष्य को मान लें कि 24 घंटे का अक्सर ये होता है, तो 24 से लेकर के 30 घंटे का जो सफ़र होता है सेल के डिवाइडेशन का, इसको इन्होंने बड़ी बखूबी समझा दिया हार्वर्ड एंड पेले साहब ने। और ये भी बताया कि यूनिट साइक्लिक होती है, एक चक्री दिशा में चलती रहती है। तो इन्होंने, अगर इसको हम पाई चार्ट के माध्यम से देखें, तो इन्होंने बताया कि हमारा सेल का जो विभाजन है ये 2 चरणों में पूरा होता है। 2 चरण इन्होंने लेकर के बताया। एक जो है इन्होंने बताया नॉन डिवाइडिंग इंटरफेज, या इसी को नाम दिया नॉन डिवाइडिंग फेज, या और हम नाम दे सकते हैं ग्रोथ फेज या रेस्टिंग फेज। ये है एक टाइप। और दूसरे तरफ हम चलेंगे, इन्होंने यम फेज की बात की, आई फेज यानी इंटरफेज, और दूसरी बात किया इन्होंने यम फेज की। यम फेज या मोइटोटिक फेज,
या इसी को हम कह सकते हैं डिवीजन फेज, डिविजनल फेज या डिवीजन फेज। तो ये क्या है, डिवीजन फेज क्या है और इंटरफेज या नॉन डिवाइडिंग फेज क्या है, आइए जानते हैं। ये नॉन डिवाइडिंग फेज इन्होंने फर्दर बताया कि 3 चरणों में ये चल करके पूरा होती है। सबसे पहला हमारा है जीवन फेज, फिर हम लोग बात करेंगे यस फेज की, और फिर हम लोग बात करेंगे G2 फेज की। जहां तक जीवन फेज की होने की संभावना है, अगर इसके परसेंटेज की हम बात करें तो हम देखेंगे 30 से लेकर के 50% इसकी होती है, यानी सबसे ज़्यादा यही है। 11 अगर आवर में हम लें तो 10 से लेकर के 11 घंटे की यह फेज होती है। इसमें हम जब जाते हैं तो ये हमारा होता है 30 से लेकर के 40% तक का टाइम इसमें कंज्यूम होता है और नियर अबाउट 8 आवर इसमें लगते हैं, ठीक है। और इसमें हम जाते हैं तो हमारा 10 से लेकर के 20% तक यानी 3 घंटे इसमें लगते हैं, 4 घंटे, 4 आवर का ये समय है। तो ये हमारी फेज है। इन्होंने 3 चरणों में बताया कि जीवन फेज जो आप देख रहे हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे बड़ी फेज ये है जीवन फेज। इसमें 10 से लेकर के 11 घंटे का टाइम लग रहा है। और दूसरी जो हमारी फेज है यस फेज है, अभी हम लोग प्रत्येक के बारे में जानते हैं। 30 से लेकर के 40% तक का टाइम ये कंज्यूम करती है, 8 घंटे का नियर अबाउट समय लगता है। और G2 जो हमारी फेज होगी वो 4 आवर टाइम लेती है और 10 से लेकर के 20% इसकी ये होती है। अब हम लोग एक पाई चार्ट के माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस इंटरफेज को ही डील करेंगे, फिर हम यम फेज की तरफ चलेंगे। जहां तक यम फेज में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि आप ये देखो, ये टोटल अगर आप देखोगे तो 95% ये हमारा इंटरफेज ही है। और दूसरे स्टेज में हम पहुंचते हैं तो ओनली 5% जो है हमारा ये मेटाफेज होता है। अब यम फेज या माइटोटिक फेज या इसको हम कहते हैं डिवीजन फेज। अब ये डिवीजन जो होगा ये 2 तरह का हो सकता है। इसको अभी हम लोग आगे एक एक करके देखते हैं। या तो ये माइटोटिक डिवीजन हो सकता है, माइटोटिक डिवीजन हो सकता है, या मियासिस हो सकता है। तो इन दोनों डिवीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि माइटोटिक डिवीजन कैसे होता है और मियासिस डिवीजन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, तो आइए इसको हम आगे की तरफ ले चलते हैं। अब एक साइकिल के माध्यम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसको हम पाई चार्ट में ड्रा करें तो देखें ये कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमारा सेल साइकिल यानी सेल कैसे डिवाइड होगी इसके बारे में आइए जानते हैं। एक हम पाई चार्ट यहाँ ड्रा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमने सपोज कर लीजिए एक पाई चार्ट ले लिया, ये हमारा पाई चार्ट है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि ये 4 पार्टों में बढ़ जाता है। सबसे बड़ी जो हमारी होती है वो जीवन फेज है, उसके बाद से हमारी यस फेज है, और उसके बाद से हमारी आती है G2 फेज। सबसे बड़ा मैं जीवन फेज लेता हूँ, जीवन फेज, फिर हमारे अभी आपने देखा यस फेज, और फिर हमारी आई है G2 फेज, और ये है यम फेज। तो ये कहानी है इस साइकिल सेल साइकिल की। अब हम लोग सेल साइकिल को क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारा ये जो यम फेज है ये काफ़ी छोटा होता है। यही हमारा जो यम फेज है यही विभाजन होने वाला फेज है, ये डिवाइडिंग फेज है। और यहाँ से ले करके यहाँ तक जब आप पहुँचोगे तो ये हमारी क्या है, यहाँ से ले करके यहाँ तक जब आप जाओगे यहाँ तक, तो ये हमारा है नॉन डिवाइडिंग फेज, या इसी को हम कहेंगे इंटरफेज, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो जीवन फेज हमारा रहा, इसका जो मकाम है ये सबसे बड़ा। अभी मैंने बताया कि नियर अबाउट 10 से लेकर के 11 घंटे का टाइम यही लेती है, और 30 से लेकर के 50% तक ये होता है। अगर परसेंटेज की बात करें, इसमें हम लोगों ने देखा क्या लगा, यस फेज में आते आते
यहाँ पे हमारा 8 घंटे का, ये आवर में है, ये 8 घंटे का टाइम यहाँ पे हमारा लगा था। और इसको हम क्या देखते हैं कि 30 से लेकर के 40% तक इसका वो मतलब एरिया है। और ये हमारी जो G2 फेज है ये और थोड़ी कम होती चली जाती है। यस फेज को थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूं। यस फेज, G2 फेज हमारी क्या होती है, इसमें हमने देखा कि 10 से लेकर के 20% तक, और ये 4% जो है 4 घंटे का टाइम लेता है। तो ये हमारी सेल साइकिल है। इस सेल साइकिल के माध्यम से आइए हम लोग समझते हैं कि हमारी सेल कैसे डिवाइडेशन की तरफ चलती है। तो आप जानते हो कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि सेल साइकिल, सेल का डिवाइडेशन क्यों होता है। कुछ जो है सेल तभी बढ़ती है जब उसकी, जैसे मैंने मामा और नाना की बात किया था कि मामा लोग आ गए, मामा के बच्चे पैदा हो गए। अब मान लो सपोज कर ले 2 मामा तुम्हारे हैं, 2 भाई हैं, उनके बच्चे हो गए, तो फिर परिवार बड़ा हो गया, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हुआ, यानी नाना का कंट्रोल उस परिवार पे अब नहीं रहा, और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब हुआ, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाकर के जरूर देखें। सेल डिवीजन, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, यानी क्यों हमारी व्हाई सेल डिवाइड, इसके बारे में हमने बखूबी वहां पे समझाया है। तो अब कुछ जो है इसको म्यूटाजेंस होंगे, यानी माइटाजेंस होंगे, यानी इस माइटाटिस को प्रभावित करेंगे, यानी कुछ ऐसे कारक होंगे जो कहेंगे कि नहीं डिवीजन की तरफ ले जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन फेज में होता क्या है और किस तरह से यह बंटवारा हमारा संपन्न होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जीवन फेज की बात करते हैं। जीवन फेज हमारा क्या है इसे हम जानते हैं। देखें, जीवन फेज, तो जीवन की यहीं से शुरुआत होती है, तो इसीलिए इसको हम जीवन फेज भी कह सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हो, ये पहली बात, इसमें कुछ पॉइंट हम देखते हैं। लार्जेस्ट फेज है, क्या है भाई, लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट फेज है, सबसे बड़ी फेज यही है, यानी ये उप अवस्था जो है सेल साइकिल की सबसे बड़ी आप देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपने दिमाग में रखा। टाइम मैंने बताया ही कि 10 से लेकर के 11 घंटे का समय लेती है, 30 से 50% तक इसकी वो होती है। देख रहे हैं आप इसकी कवरिंग, यानी इतनी एरिया को ये कवर करता है। इस पूरे टाइम का 30 से 50% तक होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखें। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यूनिट डायरेक्शनल होता है। ये तो हमने समझाने के लिए इस तरह का बनाया है। आप ऐसे समझ मत लेना कि ये सेल ऐसे चलेगी तो फिर ऐसे भी चलेगी, नहीं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ नहीं होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी सेल का यूनिट डायरेक्शनल होता है, यानी एक बार जब सेल आगे की तरफ बढ़ जाएगी तो फिर वो सेल को आगे की तरफ डिवाइडेशन के लिए जाना पड़ता है। तो ये हमारी है। अब जीवन फेज को हम और क्या नाम दे सकते हैं भाई, आप देखो, यम और यस के बीच में है। ये किसमें है, बिटवीन यम एंड यस, यानी माइटोटिक एंड सिंथेटिक फेज के अंदर ये पाई जा रही है। ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप क्या कह सकते हो, ये देखो, माइटोटिक के बाद जो है आ रहा है डिवीजन, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पोस्ट माइटोटिक डिवीजन, यानी पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक कम और भी कह सकते हो इसको, ये पोस्ट मतलब माइटोटिक के बाद में है, इसीलिए इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। अच्छा, सिंथेटिक के पहले है तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पहले है। तो कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन फेज फाउंड बिटवीन माइटोटिक एंड सिंथेटिक फेज, या सिंथेटिक फेज एंड माइटोटिक, बिटवीन सिंथेटिक फेज एंड माइटोटिक फेज, बिटवीन G2 फेज एंड यम फेज। इस तरह से कई तरह से आपसे सवाल भूलवा के पूछे जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है कि ये हमारी प्री सिंथेटिक फेज है या पोस्ट माइटोटिक फेज है, और ये कहां पाई जा रही है, माइटोटिक फेज और सिंथेटिक फेज के बीच में पाई जा रही है, और सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, जब हमारी सेल का डिवाइडेशन होगा तो डिवाइडेशन के लिए सारी तैयारियां पूरी होती हैं। आप जानते हो कि डिवाइडेशन होना है तो सारे, जैसे घर का बंटवारा होना है तो क्या है, तैयारी तो होगी भाई। मामा का बंटवारा होना है, नाना की संपत्ति को बांटना है, तो सारी चीजें तो एक साथ लाई जाएंगी और उनका बंटवारा होना ही होना है।
तो तैयारी तो होगी, बिना तैयारी के तो बंटवारा होगा नहीं। आप क्या देख रहे हो, इंटरफेज एक और कहानी हमें बता रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक आप देखो 95%, आप देखो यहां से लेकर के यहां तक ये 95% एरिया कवर हो रहा है, यानी तैयारी पहले चल रही है। बंटवारा में समय नहीं लगता, सारे सामान को इकट्ठा करने में, तमाम लोगों को बुलाने में और तमाम चीजों में टाइम लगता है। बंटवारे में समय तो नहीं लगेगा। वैसे ही हमारी सेल जो है जब डिवाइड करना चाहती है तो उसका डिवाइडेशन के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी के बाद फाइनल डिवाइडेशन का आंकड़ा तो आप देख रहे हो मात्र 5% है, फटाक से डिवाइडेशन हो जाएगा, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ती है। उन्हीं तैयारियों में सबसे पहला जो हमारा फेज है, हमने बताया वो हमारा है जीवन फेज, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जीवन फेज हुआ क्या, इसमें सारी तैयारियां पूरी होंगी, यानी जो भी हमारा ये चीजें हैं, जैसे सिंथेसिस यहाँ पे क्या होनी है, सारी चीजों की तैयारी यानी कलेक्शन होना है, जुटना है। इसमें क्या होगा जीवन फेज में, आप ये भी देखेंगे कि रेगुलेशन होगा, और इसमें रेगुलेशन के अलावा जो एंजाइम लगेंगे, तैयारी तो होगी भाई, चाहे वो एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेज हो, डीएनए पॉलीमरेज और इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये सारी चीजें मिल करके जो है इसके अंदर तैयारी होगी कि जो भी चीजें हैं उनको जुटाया जाए, कलेक्ट किया जाए, यानी एक माहौल बनाया जाएगा। तो ये हमारा है जीवन फेज। तो हमारे समझ से आप समझ गए होंगे कि जीवन फेज में होता क्या है, यानी रेगुलेशन होगा, सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा, और एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज वगैरह इसके अंदर चीज़ें तो आएंगे ही आएंगे। अब इसके अंदर सारी चीज़ें तैयारी हो रही है, यानी सारी चीज़ों को जुटाया जा रहा है। अब हमारा क्रोमेटिन जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमेटिन जो पाए जा रहे हैं वो किस तरह से आपस में अब सिंथेसाइज होंगे, इसकी कहानी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी जब जीवन में सारी चीज़ें ला दी गई, डीएनए आ गया, अब उसको डबल होना है, सारी चीज़ों का डबल होना है। अब एक चीज़ और आपको यहीं बताता चलूँ कि किन किन चीज़ों का अभी डबलिंग नहीं होगा। यहाँ पे बता दूं आपको, मैंने बताया था कि हमारी जो जीवन फेज है, यस फेज है और G2 फेज है, इसमें सारी चीज़ों का अब डबलिंग होगा, यानी अभी सिंथेसिस हम लोग देखेंगे, इकट्ठा होंगी, फिर उनका सिंथेसिस होगा। तो इसमें एक चीज़ और आप देखें जो इनकी डबलिंग में पावर आएगी, एक बात याद रखिएगा, CPM से याद रखिएगा। सारी सेलों का तो डिवाइडेशन होगा, लेकिन इसमें 3 चीजें ऐसी आएंगी जिनका बंटवारा लास्ट में अब अलग अलग फेजेस में होता है। आइए देखते हैं। तो ये देखें सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल का बंटवारा जो है आकर के यस फेज में होगा, यहां पे होगा, ठीक है। और पीएम से हमने याद किया है क्योंकि सीएम पहले होता है और पीएम बाद में होता है, इसको याद करने का टेक्निक हमने बनाया है। तो सीएम पहले होगा, यानी सेंट्रियोल का बंटवारा इस यस फेज में होगा, ठीक है, इसका डिवाइडेशन यहां यस फेज में होगा, और हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी उसका बंटवारा भी जो है आप जानते हैं कि ये जाकर के G2 फेज में होगा, यहां पे। तो ये बात याद रखिएगा। तो सेंट्रियोल का बंटवारा यहां हुआ, और G2 फेज में जाकर के इसका बंटवारा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का और प्लास्टिड का। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, जीवन फेज के बाद यस फेज की तरफ चलते हैं। अब देखिए यस फेज में क्या होगा भाई, देखिए यस का मतलब आप याद रख लीजिएगा सिंथेसिस। यहां पे क्या होगा, संश्लेषण होगा, यानी अब हमारा क्या होगा, यहां पे जो डीएनए रिप्लिकेशन यहां पे होगा, रिप्लिकेशन। यस से आप याद रख लीजिएगा सिंथेसिस, यस इक्वल टू सिंथेसिस, यस इक्वल टू संशोधन, यही सब यहां संशोधन भी होगा इस स्टेज में,
याद रखिएगा ये 8 घंटे का समय है। तो यहाँ डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, यानी डीएनए अब हमारा क्या होगा, यहाँ डबल होगा। और डीएनए रिप्लिकेशन में महत्वपूर्ण चीज़ें आप देखेंगे कि इसमें प्रोटीन आएंगे, जैसे हिस्टोन प्रोटीन है या नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। जैसे हिस्टोन प्रोटीन हम ले लेते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जब हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जब आपस में मिलेंगे तो इससे क्या होगा, इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, ये सारे एंजाइम की मदद से अब क्या होगा, ये क्रोमैटिड बन जाएंगे। जो क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन थ्रेड हैं वो क्रोमैटिड में कन्वर्ट होंगे, और ये जैसे वो सिस्टर क्रोमैटिड क्रोमैटिड में इनका कन्वर्जन होगा। तो ये हमारी है सिंथेटिक फेज। इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, सिंथेटिक फेज है या संश्लेषण फेज है। आप देख रहे हैं कि G2 और G1 और कहाँ पाई जा रही है, बिटवीन G1 एंड G2 के बीच में ये पाई जा रही है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पोस्ट G1 फेज, ठीक है, या प्री G2 फेज भी इसको कह सकते हैं। तो ये सारे नाम इसको हम रख सकते हैं। इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, यानी सारी चीजें जो हैं रिप्लिकेट करेंगी। तो ये हमारा रहा सिंथेटिक फेज। तो हमारे समझ से सिंथेटिक फेज आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, G2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये G2 क्या है, यहां यस से पहुंच करके अब ये डबल हो गया। अब G2 के बाद ही जो है अब डिवीजन की तैयारी है। तो G2 फेज को हम और क्या कह सकते हैं, यानी प्री माइटोटिक फेज। और कहां पाई जा रही है, बिटवीन यस एंड यम। ये आप देख रहे हैं G2 फेज। और इस G2 फेज के अंदर आप देख रहे हैं कि ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्री माइटोटिक फेज है या पोस्ट सिंथेटिक फेज है, ये भी कह सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। अब यहां जब चीजें पहुंच जाएंगी तो अब फाइनल जो है तैयारी अब डिवीजन की होनी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल तैयारी, इसके अंदर सारी चीजें अब आकर के एकत्रित हो गई हैं, डबलिंग हो गया है। अब इस सिंथेटिक फेज को भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यह जो है सिंथेटिक फेज के बाद G2 फेज आई है। और फिर हम लोग पहुंचते हैं माइटोटिक फेज में। यहाँ पे माइटोटिक फेज की अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ से डिवाइडेशन शुरू होता है। अब एक बात और बताता चलूं, यहीं पे देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग लेंगे माइटोटिक फेज को, देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब यहां से सारी चीजें पहुंच गई माइटोटिक फेज में। अब माइटोटिक फेज में देखिए क्या होगा, माइटोटिक फेज में जब सेल पहुंचती है तो ये दो तरह का माइटोटिक, या इसको हम यम फेज कह रहे हैं, यम फेज या माइटोटिक फेज, या दो तरह का, ये हम जान रहे हैं कि यही हमारा रियल में डिवाइडिंग फेज है। यह जो है डिवाइडिंग फेज या डिवीजन फेज, इसी के अंदर डिवीजन होता है। और अभी हमने देखा कि ओनली 5% ये पाया जा रहा है, इसी के अंदर डिवीजन होना है, और यहां से यहां लेकर के 90% तक का है। तो अब इसमें क्या होगा, डिवीजन के लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, ये बातें हम देखते हैं। तो इसमें दो चीजें, एक हमारा होता है माइटोटिक डिवीजन, और दूसरा हमारा होगा मियोसिस डिवीजन। तो ये दो तरह के डिवीजन हमारे सामने देखने को मिलेंगे। अब माइटोटिक में आप जानते हैं इसको हम इक्वल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वल यानी समान बंटवारा होगा, और इसमें जो है रिडक्शन होगा, रिडक्शन डिवीजन।
तो ये भी आप जानते हैं कि ये सोमैटिक सेल में पाया जाता है और ये जो है हमारी रिप्रोडक्टिव सेल में पाया जाता है। तो ये रहा हमारा, यहाँ से आप जानते हैं कि एक सेल है तो यहाँ से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारा जो है माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और ये हमारा मियासिस है। एक सेल से 2 सेल में तो बंटवारा होना ही होना है, लेकिन ये पुनः जो है 2-2 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा ये मियासिस का डिवीजन संपन्न होगा। अब देखें एक चीज और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो माइटोटिक डिवीजन है इसमें 2 फेजेस में पूरा होगा, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। अब आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं कि ये 2 तरह से कैसे पूरा होगा। यम फेज जो है 2 चरणों में, एक कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस तो कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का यहाँ बंटवारा होना है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब देखें इसको हम लोग देखेंगे डिटेल कि कैरियोकाइनेसिस में 3 चीजें निकल करके आएंगी, यानी भाई सेल के पास बचा क्या है, न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का बंटवारा होना है, और साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म का बंटवारा होना है। तो ये सारी चीजें सिंथेसाइज होती चली जा रही हैं, डबलिंग होती चली जा रही है। और हमने बताया कि सिर्फ सेंट्रियोल का डिवाइडेशन और जो हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया का डिवाइडेशन, वहां पे देखा कि उनका डिवाइडेशन जो है किस तरह से हुआ। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में हम लोग पी मैट से याद करेंगे, पी मत है ना, यानी पी मत से याद करेंगे, यानी हम लोग प्रोफेस की बात इसमें करेंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, ठीक है, एनाफेस, टीलोफेस, ये चरण होंगे। इसके माध्यम से ये हमारा कैरियोकाइनेसिस संपन्न होता है। और साइटोकाइनेसिस में हम लोग देखेंगे कि ये एनिमल और प्लांट में भी ये मतलब ये कोशिका द्रव्य का विभाजन है। ये तो कैरियोकाइनेसिस है, यानी केंद्रक का विभाजन है। केंद्रक का विभाजन इसमें हम लोग देखेंगे पी मैट से देखेंगे, और हम लोग एक एक करके अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। माइटोटिक डिवीजन को भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम मियोसिस डिवीजन को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इसकी बात की कि ये 4 चरणों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। और साइटोकाइनेसिस में जो है 2 चीजें आएंगी, जैसे एनिमल में मान लीजिए, एनिमल के केस में और प्लांट के केस में। तो भाई साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होना है। तो एनिमल में जो जब डिवाइडेशन होगा याद रखिएगा सेंट्रीपीटल, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपीटल, और ये होगा सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, ये बात याद रखिएगा। तो सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल ये 2 तरह की चीजें निकल करके आएंगी। तो एनिमल में सेंट्रीपीटल का मतलब होता है केंद्राभिमुख, यानी केंद्र की तरफ आना। जैसे हमारी सेल है तो इसमें फर्रो, इसको फर्रो होता है। इसमें क्या होता है एनिमल सेल में, जैसे हमारी सेल है सपोज कर लीजिए, तो ये इस तरह से ये अंदर की तरफ ये धंसती है ना। जैसे एक सेल है तो ये इसका डिवाइडेशन जो है अंदर की तरफ, ये अंदर जब ऐसे ऐसे करके जब जाएगी तो ये आप ध्यान दीजिएगा इस तरह से ये फर्रो बनते हैं, यानी अंदर की तरफ, यानी सेंटर की तरफ। देखिए ये सेंटर की तरफ आ रहा है, इसीलिए इसको एनिमल में जो है सेंट्रीपीटल कहते हैं। और प्लांट में जब आप जाओगे तो इसका बंटवारा, जैसे ये सेल है तो अब इसका जब बंटवारा होगा तो प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये केंद्राभिमुख है। इसका आप एक और नाम दे सकते हो, केंद्राभिमुख भी नाम दे सकते हो। तो ये भी पूछ सकता है कि एनिमल में जो सेल का डिवाइडेशन होता है वो सेंट्रीपीटल होता है या सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो ये केंद्राभिमुख है, यानी केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ धंसाए जाते हैं, तो ये एनिमल में होता है। और प्लांट में आप देखोगे कि इसमें प्लेट बनती चली जाती हैं, यानी केंद्र त्याग, यानी केंद्र त्याग भी, केंद्र त्याग भी कह सकते हैं, यानी यह केंद्र को त्याग कर रहा है, यानी ये इधर की तरफ जाता है, इधर की तरफ जाता है। यहाँ पे स्पेंडल फाइबर आ जाते हैं और इसके वजह से ये 2 पार्ट में बट जाता है। अब एक बात और यही बताता चलूं कि ये जब तक बंटवारा नहीं होगा, तब तक तो ये मान नहीं रहे हैं, लेकिन कौन से वो कारक हैं जो बंटवारे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी हमने कैंसर सेल की बात किया था कि अगर कैंसर सेल क्यों कॉन्टिन्यू डिवाइड करती रहती हैं, और कौन सी ऐसी हम लोग देखा कि कौन सी ऐसी सेल हैं जो नॉर्मली डिवाइड नहीं होती हैं। तो देखें ट्रिगर
ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। ये क्या होता है भाई? जनरली परिवार बंटना नहीं चाह रहा है, लेकिन परिवार के मेंबरों की संख्या बढ़ गई, उसमें तमाम लोग ऐसे आ गए जो इनके कान को फूंकने लगे। तो उसी तरह से यहाँ सेल का भी होता है। तो ट्रिगर जोन में ट्रिगर सेल्स होती हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ट्रिगर होते हैं, तो मतलब वो उस सेल डिवीज़न को प्रोत्साहित करते हैं। तो वो क्या, देखिए कैसे होता है। तो ये ट्रिगर जो सेल होंगी वो क्या करेंगी, ध्यान दीजिएगा। ट्रिगर जो जीन होते हैं, यानी जीन का एक समूह होता है। जैसे ये परिवार बड़ा है तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको प्रोत्साहित करने कह रहे तुम लोग अलग हो जाओ, तो वैसे ही यहाँ पे ट्रिगर जीन का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। और ट्रिगर जीन का ग्रुप क्या करता है, ये इस तरह का एक सिंथेसिस करता है। उसका नाम है, आप याद रखिएगा, ये प्रोटीन काइनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन काइनेस। ये प्रोटीन काइनेज जो है उत्पन्न करते हैं, यह प्रायः इनएक्टिव स्टेज में रहता है, लेकिन यह एक्टिव कब हो जाता है? जब तक यह एक्टिव नहीं होगा तब तक सेल ये डिवाइड नहीं करेगी। देखिए एक्टिव कब होगा ये। अब ये तो हो गया प्रोटीन काइनेज। ट्रिगर प्रोटीन है कुछ जो इन्हांस करना चाह रही है कि हाँ तुम अलग हो जाओ, तुम बढ़ जाओ। तो ये प्रोटीन काइनेज जो है यह एक्टिव स्टेज में जब तक नहीं आएगा तब तक सेल का डिवाइडेशन नहीं होगा, यानी परिवार का विभाजन नहीं होगा। वो मान जाएंगे, लेकिन जब ये एक्टिव हो गया प्रोटीन काइनेज तब सेल का डिवाइडेशन होना ही होना है, तब वो नहीं रुकेगा। तो देखिए करते क्या है, ये एक्टिव हो जाते हैं किसकी उपस्थिति में? इसी के अंदर जीवन फेज में एक बनता है साइक्लिन प्रोटीन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिन प्रोटीन। ये साइक्लिन प्रोटीन जो है ये जीवन स्टेज में फॉर्म होता है, जीवन फेज के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, जीवन फेज में साइक्लिन प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होता है तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन जो काइनेज है इसका जब साथ ये पाता है तो काफी एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव हो जाने के कारण ये करता क्या है, अब जब एक्टिव इसको बना दिया, इसका कान फूंक दिया भाई, तब ये कहाँ मानने वाले हैं। तो काफी एक्टिव हो जाते हैं और ये सेल मजबूर हो जाती है डिवाइड करने के लिए, बार बार डिवाइड करती है। इसीलिए आप देखेंगे जो कैंसर सेल होती हैं उनके अंदर ये प्रोटीन जो काइनेज है ये काफी एक्टिव हो जाता है। और साइक्लिन प्रोटीन के उपस्थिति में जब एक्टिव हो जाता है तो ये सेल कंटिन्यू डिवाइड करने लगती है। और आप जानते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल आर नोन एज द कैंसर। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ है। यानी यही काफी, अब भाई ये परिवार है और इसके कान फूकने वाले बहुत हैं, काफी एक्टिव उसको एक्साइट कर रहे हैं, रोज कान भर रहे हैं, तो क्या करेगा वो, तो डिवाइडेशन के लिए आगे तो बढ़ ही जाएगा। तो ये है, यानी ये काफी महत्वपूर्ण है इसे ट्राइगर ऑफ द यानी ट्राइगर ऑफ द सेल डिवीजन के लिए। ये आप याद रखिएगा कि प्रोटीन काइनेज यानी कोई एंजाइम का कुछ समूह होता है, वो एंजाइम का समूह क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को बनाता है। और प्रोटीन काइनेज जब सेंसिस होती है तो वो एक्टिव रहता है या इनएक्टिव रहता है, इसके आधार पर सेल का डिवाइडेशन का ड्यूरेशन मेजर होता है। अगर वो काफी एक्टिव हो गया यानी साइक्लिन प्रोटीन मिल गया जो जीवन फेज में सिंथेसाइज हुआ है, अगर उसका साथ मिल गया तो एक्टिव हो जाएगा और वो सेल कंटिन्यू डिवाइड करती चली जाएगी। अगर ये एक्टिव नहीं हुआ तो सेल हमारी डिवाइडेशन की तरफ नहीं जाएगी, वो माइटोटिक फेज में ही यानी यहां से आगे नहीं बढ़नी है उसको। तो ये है कुछ पॉइंट जिसे आपको याद रखना है। कैंसर सेल में, जिनमें कैंसर होता है, ये काफी एक्टिव होती हैं और नॉर्मल सेल में काफी एक्टिव नहीं होती हैं। अब ये रहा हमारी बात कैरियोकाइनेसिस की, साइटोकाइनेसिस की, रिजेज एंड फ्लो की बात मैंने किया। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे चेक पॉइंट्स की बात करेंगे। आइए देखते हैं चेक पॉइंट्स। क्या सेल का डिवाइडेशन ऐसे ही होने दिया जाए, कंटिन्यू सेल चलती रहे? नहीं, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। आइए देखते हैं वो चेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। चेक पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स, आप देखें ये चेक पॉइंट्स क्या है। जैसे ये परिवार का बंटवारा हो रहा है तो अब चेकिंग होगी कि वाकई में बंटवारा सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 3 चेक पॉइंट इसमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा, 3 चेक पॉइंट्स फाउंड इन द सेल साइकिल। देखिए पहला हमारा चेक पॉइंट क्या है, जीवन है, जीवन ये चेक पॉइंट है। और दूसरा हमारा चेक पॉइंट होगा G2 होगा, और एक थर्ड चेक पॉइंट होगा
वो यम फेज में होगा। यानी 3 तरह के चेक पॉइंट्स पाए जाएंगे। पहला जो चेक पॉइंट हमारा है वो जीवन फेज में पाया जाता है। अब देखिए होगा क्या, यहां डिवीजन की तैयारी चल रही है। ये जीवन जो पहला यानी पहला गार्ड आप समझ लीजिए, परिवार का बंटवारा होना है, सारे सामान यहां रखे हुए हैं। अब ये बंटवारा तो हो गया यानी यम के बाद, तो जीवन क्या करता है, देखता है, चेक करता है कि ये वाकई में सेल डिवाइडेशन के योग्य है कि नहीं है, कि ऐसे ही आगे बढ़ गई है। अगर ये पाता है कि अभी कुछ कमियां हैं, कुछ अधूरापन है, यानी डीएनए का डुप्लीकेशन सही से नहीं हुआ है, सारे सेल का जो है सही ढंग का सिंथेसिस नहीं हो पाया है, तो वो क्या करता है, उन्हें लौटाता है, वापस चेक करता है, कहता है फिर जाओ तैयारी करके आओ। तो यहां देखिए कई बार होता क्या है, ये हमारी सेल एक G0 स्टेज भी होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां बताता हूं आपको। तो ये क्या होगा, जब देखेगा कि ये सेल जो है वाकई में डिवीजन के योग्य नहीं है, इसके अंदर डीएनए की डुप्लीकेशन नहीं हुआ है या प्रोटीन का सही ढंग का सिंथेसिस नहीं हुआ है, तो ये पुनः इसको चेक कर देती है यहीं पे। तो ये सेल ये हो सकता है कि पुनः जो है G0, इसको G, ध्यान दीजिएगा, G0, G0 या G0 भी कहते हैं। इस G0 में क्या होता है, ये सेल जब पाई जाती है कि ये इसके योग्य नहीं है, तो इसको पुनः जो है वापस लौटा दिया जाता है, और ये सेल जो है पुनः ये G0 में यानी सुसुप्तावस्था में चली जाती है, और जैसे जरूरत पड़ती है पुनः यह एक्टिव हो सकती है। तो एक बात और याद रखिएगा, इसके आधार पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे G1 फेज आप देख रहे हैं सबसे बड़ा है, उसके बाद से यस फेज है, उसके बाद से G2 फेज है, और उसके बाद से यम फेज है। तो यहां से इसको लौटाया जाएगा, या G1 फेज यानी वो सेल, जैसे सपोज कर लीजिए कि प्लांट की सेल है, सपोज कर लीजिए, और यह मान लीजिए रूट सेल है, ये डिवाइड कंटिन्यू कर रही है, और इसमें पता ये चला कि किसी सेल ने जो है डिवाइडेशन की क्षमता खो दी है, तो वो पुनः जो है G0 में चली जाएगी, G0 में चली जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा, ये हमारा G0 है। अब हम लोग इस चेक पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए G1 ये जो चेक पॉइंट है, ये किसके किसके बीच में पाया जा रहा है भाई, G1 आप देख रहे हैं यम एंड यस के बीच में, बिटवीन यम एंड यस, बिटवीन, अब देखिए यम और यस के बीच में, यानी यम और यस, सॉरी, जी और यस के बीच में एक चेक पॉइंट यहां पाया जाएगा, जी एंड यस, G1 एंड यस के बीच में पहला चेक पॉइंट यहां पे, यानी यहां से जब सारी चीजों की सिंथेसिस हो रही है, डबलिंग हो रही है, तैयारी हो रही है, तैयारी के बाद ये आगे बढ़ रहा है, तो क्या ये सही ढंग से सामान आगे बढ़ाया जा रहा है, सारी चीजों की यहाँ सिंथेसिस मतलब कलेक्शन हो रहा है, सारी तैयारी पूर्ण है, तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट लगाया जाता है। ये चेक करता है कि वाकई में क्या हो रहा है। तो यहाँ G2 यम है, और ये यम तो ऑलरेडी है ही। तो देखिए अब यहाँ पे एक चेक पॉइंट लगाया जाएगा। अब ये पॉइंट क्या करेगा, चेक करेगा कि ये सारी चीजों का कलेक्शन सही ढंग से हुआ है, सिंथेसिस के लिए सारी तैयारी पूरी है। अगर तैयारी पूरी है तब ये G1 फेज से यस फेज में यानी सिंथेटिक फेज में जाने देगा, वरना इन्हें पुनः क्या करेगा, लौटा देगा, कहेगा कि भैया ये तैयारी पूरी नहीं है, ये पुनः वापस जाओ। तो ये हमारा हो गया G1 फेज, ये बात याद रखिएगा। अगर ये अनुमति नहीं देगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा यस फेज में। अब देखें जब G1 फेज से हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखेंगे G2, जो G2 हमारा फेज है, इस G2 फेज में भी एक, मान लीजिए सपोज कर लीजिए G1 फेज से अनुमति मिल गई, यहां हो गई सिंथेसिस, यस फेज में आ गया, वो यस फेज में बढ़िया से सिंथेसिस हुई हर चीज की, और ये आगे की तरफ बढ़ा। अब जैसे ही ये G2 फेज में पहुंचता है तो G2 और यम के पहले भी एक चेक पॉइंट है, वो चेक करता है कि भाई डीएनए की सिंथेसिस तुमने डबल की, सेंट्रियोल की सिंथेसिस की, या अन्य जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनकी सिंथेसिस सही ढंग से तुम्हारी हुई, ये सारी चीजें पूछता है गार्ड नंबर 2। गार्ड नंबर 1 ने तो भाई इसको अनुमति दे दिया, चेक किया, चलो चलो सारी चीजें ठीक है, तो आगे बढ़ा दिया, अब सिंथेसिस हो रही है। अब ये सिंथेसिस सही ढंग की हुई है कि नहीं हुई है, कहीं इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई है, कोई प्रोटीन सही ढंग का बना है कि नहीं बना है, डीएनए का डुप्लीकेशन सही ढंग से यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसको ये चेक करेगा। यहाँ पे G2 फेज के बाद जो पड़ा हुआ है गार्ड नंबर 2, ये दूसरे नंबर का गार्ड नंबर 2 चेक करता है, और वाकई में अगर सब चीज ठीक ठाक है तब ये परमिशन देता है कि चलो अब तुम यम फेज में चलो। अब ये चीजें यम फेज में जाती हैं, तो जैसे ही यम फेज में पहुंचती हैं तो यहां पर भी एक चेक पॉइंट है। हालांकि आप जान रहे हो कि ये फाइनल डिवीजन की तरफ जा रहे हैं, यानी अब
G2 फेज के बाद बंटवारा रुकना नहीं है, चीज़ों को, सारी चीज़ों को बांट ही देना है। लेकिन फिर भी यहाँ एक चेकिंग होती है कि वाकई में बंटवारा सही ढंग का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये रहे 3 चेक पॉइंट्स। तो ये रहा शॉर्ट डिस्कशन अबाउट सेल डिवीजन, किन किन फेजेज में होती है, G1 फेज क्या है, G2 फेज क्या है, यस फेज क्या है, G0 या G0 फेज क्या है, चेक पॉइंट्स क्या है, और किस तरह से हमारी सेल माइटोटिक में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और हमारी कैंसर सेल कैसे डिवाइड होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डील करने की कोशिश की। कौन सी सेल जो है हमारी कंटिन्यू डिवाइड करती है, कौन सी कंटिन्यू नहीं डिवाइड करती है, और कौन जो है कुछ समय के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है, जैसे लीवर सेल की बात मैंने किया था, तो वो डिवाइडेशन की तरफ बढ़ जाती हैं। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट सेल साइकिल। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमारी माइटोटिक डिवीजन क्या है, फिर हम फर्दर बात करेंगे कि मियोसिस डिवीजन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ डिवीजन, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो इन्हीं सारी शब्दों के साथ इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।